डिक्सन टेक्नोलॉजीज की चौथी तिमाही मतलब Q4 FY25 के नतीजे तो कमाल के रहे। हाँ बिल्कुल। रेवेन्यू देखिए 10,000 करोड़ के पार चला गया, नेट प्रॉफिट 400 करोड़ से ज्यादा, मतलब पिछले साल से तुलना करें तो जबरदस्त उछाल है दोनों में। जी जी। और तो और बोर्ड ने 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है, तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। हाँ, ऊपर से तो यही लगता है। लेकिन फिर शेयर की कहानी थोड़ी अलग है। अप्रैल मिड में करीब 16,600 का पीक था और वहां से अब 22 मई को देखें तो 15,170 के आसपास है, मतलब लगभग 9% नीचे। हाँ। तो इतनी अच्छी खबरों के बाद भी ये गिरावट क्यों? मतलब चल क्या रहा है? आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ, ये सिचुएशन है तो दिलचस्प। देखिए, नतीजे बेशक बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाजार जो है ना वो सिर्फ पिछले नंबर नहीं देखता, वो आगे का सोचता है। अच्छा। तो गिरावट की एक बड़ी वजह तो सीधी सी है प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा। मुनाफा वसूली। ओके। शेयर भागा बहुत था, बहुत तेजी से ऊपर गया था, और उसका जो फॉरवर्ड पी होता है, मतलब आगे की कमाई के हिसाब से कीमत, वो 30-40 गुने तक पहुंच गया था। अरे बाप रे, 30-40? हाँ, तो वो काफी ज्यादा माना जाता है। तो जाहिर है कुछ इन्वेस्टर्स ने सोचा कि भाई सही टाइम है, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। समझ में आता है। तो ऊंची वैल्यूएशन देखकर कुछ बिकवाली आई, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है या बाजार को कुछ और भी चिंताएं हैं? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। दूसरी एक अहम चिंता है, वो जुड़ी है PLI स्कीम 2.0 से। अच्छा, वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली? जी बिल्कुल, उसका जो दूसरा चरण है फेज 2.0। अब देखिए, PLI 1.0 का फायदा तो कंपनी को मिल रहा है, वो चल रहा है। हाँ। लेकिन ये जो 2.0 है, ये कब आएगा, इसमें क्या होगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई साफ तस्वीर नहीं है। तो अनिश्चितता है। हाँ, और ये अनिश्चितता कंपनी की जो मीडियम टर्म ग्रोथ है ना, उस पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये PLI स्कीम्स बहुत ज़रूरी रही हैं। सही बात है। और मैंने नतीजों में वो एक एक्सेप्शनल गेन का भी जिक्र देखा था, कुछ 250 करोड़ का। हाँ, वो भी एक ज़रूरी पॉइंट है। उसका क्या असर है? देखिए, वो जो 250 करोड़ का एक मुश्त लाभ था, जो शायद किसी वन टाइम जीत से आया होगा, उसने नेट प्रॉफिट का आंकड़ा तो काफ़ी अच्छा दिखा दिया। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम उसको हटा दें और कंपनी के जो कोर ऑपरेशंस हैं, मतलब मुख्य कामकाज से जो मुनाफा हो रहा है, जिसे ईबिटा मार्जिन कहते हैं, हाँ, कोर मार्जिन, वो 4.3% पर था। अब इसमें सुधार तो है पिछले साल से, पर बहुत मामूली सा। अच्छा, सिर्फ 4.3%? जी, तो सवाल यही उठता है कि क्या ये कोर प्रॉफिटेबिलिटी उस 30-40 गुने वाले PE को जस्टिफाई करती है? बाजार शायद इसी कोर परफॉर्मेंस को ज्यादा ध्यान से देख रहा है, उस वन टाइम गेन को थोड़ा डिस्काउंट कर रहा है। मतलब बाजार कह रहा है कि एक बार का मुनाफा ठीक है, लेकिन रोज के धंधे में कितना दम है वो बताओ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसके साथ साथ कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिन्हें कहते हैं। जैसे दुनिया भर में टेक प्रोडक्ट्स की डिमांड थोड़ी सुस्त है, फिर इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें बढ़ने का एक माहौल है, और FIIs यानी विदेशी निवेशक जो हैं वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, FII आउटफ्लो तो चल ही रहा है। जी, और इस FII आउटफ्लो का दबाव डिक्सन जैसे मिड कैप शेयरों पर ज्यादा बढ़ता है। और ऊपर से आप देखें तो ब्रोकरेज हाउसेस की राय भी बटी हुई है, कोई आउट परफॉर्म कह रहा है, कोई रिड्यूस या बेचने की सलाह दे रहा है। अच्छा, मिलीजुली राय है। हाँ, तो ये सब मिलकर ना निवेशकों में थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई सारी वजह कि शेयर क्यों गिर रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स में लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी, जैसे वो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, शायद एक्सपोर्ट्स वगैरह। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। अगर लंबी अवधि का नजरिया रखें तो कई पॉजिटिव चीजें हैं। कंपनी नई फैक्ट्री लगा रही है डिस्प्ले मॉड्यूल्स के लिए, कैमरा मॉड्यूल्स के लिए। अच्छा। तो इससे भविष्य में ग्रोथ को मदद मिलेगी। एक्सपोर्ट्स पर भी कंपनी का फोकस है और वो बढ़ भी रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो काफी मजबूत है, कर्ज कम है, कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। तो ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे संकेत हैं। तो फिर जो निवेशक इसमें है या जो देख रहे हैं, उन्हें अब किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? आगे क्या इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करना? देखिए, आगे का रास्ता समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान देना होगा। पहला, जैसा हमने कहा, PLI 2.0 की गाइडलाइंस, वो कब आती हैं और उनमें क्या होता है। हाँ, वो तो जरूरी है। दूसरा, अगली तिमाही यानी Q1 FY26 में कंपनी का कोर परफॉर्मेंस कैसा रहता है, मतलब बिना उस एक्सेप्शनल गेन के। सही। तीसरा, ऑपरेटिंग मार्जिन का ट्रेंड क्या रहता है, क्या उसमें वाकई मजबूती दिखती है। चौथा, वैल्यूएशन,
क्या ये पी मल्टीपल थोड़ा और नीचे आता है अपने हिस्टोरिकल लेवल के पास? 5वां, बड़े क्लाइंट से कोई बड़े नए ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं? और छठा, ग्लोबल टेक डिमांड कैसी रहती है? ये सब चीजें मिलकर तय करेंगी कि शेयर आगे कैसा परफॉर्म करेगा। तो संक्षेप में कहें तो Q4 के नतीजे तो शानदार थे, लेकिन बाजार शायद अभी थोड़ा आगे देख रहा है और ऊंची वैल्यूएशन, PLI 2.0 को लेकर अनिश्चित था, वो वन टाइम गेन का असर और कुछ बाहरी दबाव, इन सब को लेकर ज्यादा चिंतित है, इसीलिए शेयर पर दबाव है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। बाजार हमेशा भविष्य को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या डिक्सन अपनी ये जो तेज ग्रोथ की रफ्तार है वो सिर्फ अपने कोर बिजनेस के दम पर बनाए रख पाएगी, खासकर तब जब PLI 2.0 पर क्लैरिटी आएगी और ये जो वन टाइम गेन का बेस इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो करेक्शन हुआ है, ये जो गिरावट आई है, इसके बाद क्या बाजार को डिक्सन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर फिर से पूरा भरोसा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि कोर मार्जिन में लगातार सुधार और PLI 2.0 पर कोई ठोस प्रगति देखने की जरूरत होगी? ये देखना होगा।